हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल की मेन प्रॉपर्टी होता है। इसका एक्सेप्शन की भी बात की थी हमने कि दो न्यूक्लियस पाया जाता है पैरामीशियम में, कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं ओपेलिना में, और एब्सेंट होता है न्यूक्लियस आरबीसी और सीव ट्यूब में। हमने आपको एक्सेप्शन में बताया था दो न्यूक्लियस केवल पाए जाते हैं पैरामीशियम में। मेनी कई सारे न्यूक्लियस होंगे किसमें, ओपेलिना में, और एब्सेंट होते हैं आरबीसी में। इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में और भी जानेंगे कि न्यूक्लियस में थ्रेड के समान स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, और डीएनए क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए को भी देखेंगे, डीएनए का कैसे पैक होता है, पैक होकर किस प्रकार से वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा है और इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की थी। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। उन्होंने न्यूक्लियस के ऊपर बेसिक डाई को, बेसिक का मतलब होता है क्षारीय, क्षारीय उन्होंने डाई को पोर किया, मीन्स डाला किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। देखिए ये एक सेल बना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या है ये सेल, और इसके बीच में क्या है न्यूक्लियस। उन्होंने फ्लेमिंग ने पोर्ड किया, मीन्स डाला बेसिक डाई को न्यूक्लियस के ऊपर। देखिए इन्होंने डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा, देखिए यहाँ पे एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बेसिक डाई को इन्होंने डाला। उसके बाद स्टेनिंग किया, स्टेनिंग का मतलब उसे साफ़ किया, उसके ऊपर डाल दिया और उन्हें साफ़ किया। उसके बाद उन्हें दिखाई दिए कुछ कलरफुल थ्रेड। देखिए इस प्रकार से कलरफुल थ्रेड दिखाई दिए, कुछ इस प्रकार से बने हुए, जिनके ऊपर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बने हुए थे। देखिए कलरफुल थ्रेड दिखाई दिए जिनका नाम क्या पड़ गया। देखिए कलरफुल का मतलब होता है क्रोम और थ्रेड का मतलब होता है टिन, जिनसे मिलके बना क्रोमैटिन। क्या इसे नाम दिया, क्रोमैटिन। क्या हमने बताया आपको, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस के ऊपर, देखिए एक सेल है, उन्होंने न्यूक्लियस के ऊपर पोर किया, डाला क्या, बेसिक डाई। क्योंकि बेसिक डाई उन्होंने इसलिए यूज किया क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है हम आपको आगे बताएंगे। बेसिक डाई को उन्होंने डाला और देखा, क्या देखा, उनमें कुछ कलरफुल थ्रेड उनको दिखाई दिए। कलरफुल का मतलब होता है क्रोम और थ्रेड का मतलब होता है टिन, जिसे उन्होंने नाम दिया क्रोमैटिन। समझ में आया आपको, क्या कलरफुल थ्रेड था जिसे नाम दिया उन्होंने क्या, क्रोमैटिन। अब देखिए आगे आता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए को पढ़ने से पहले हम डीएनए को जान लें कि डीएनए क्या है। देखिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है सभी ऑर्गेनिज्म का, जिनके पास सूचनाएं स्टोर होती हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहती हैं और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। जैसे अगर हम आपसे ये पूछे कि आप अपने मम्मी पापा के समान क्यों दिखते हो, तो आप क्या आंसर दोगे, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर आया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है। इसी को हम कहते हैं डीएनए। अब डीएनए बना किसका होता है, तो डीएनए बना होता है नाइट्रोजनी बेस का। नाइट्रोजनी बेस क्या होता है, क्षार जिसे कहते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। नाइट्रोजनी बेस का बना होता है, प्लस शुगर का बना होता है, प्लस फॉस्फेट का बना होता है। फॉस्फेट, ये देखिए फॉस्फेट PO4 फॉस्फोरिक एसिड से आता है। PO4 मीन्स फॉस्फेट से बना होता है, तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। नाइट्रोजनी बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, इतनी चीज़ों से मिलके बना होता है। दूसरा जेनेटिक मटेरियल जो हमारे अंदर कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन वायरसेस और कई सारे प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम RNA कहते हैं, RNA कहते हैं। ये बना होता है नाइट्रोजनी बेस का, प्लस बना होता है ये शुगर का। इसमें फॉस्फेट नहीं पाया जाता। तो डीएनए किससे बना होता है, नाइट्रोजनी बेस, शुगर, फॉस्फेट का बना होता है। लेकिन आरएनए नाइट्रोजनी बेस और शुगर का ही बना होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता। ओके, तो हमने आपको क्या बताया, डीएनए क्या होता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है या फिर ट्रांसफ़र होता है।
है फॉस्फेट पर माइनस चार्ज होता है, इसीलिए डीएनए पर माइनस चार्ज होता है। चूँकि डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है इसलिए न्यूक्लियस भी माइनस चार्ज होता है, इसीलिए फ्लेमिंग ने यूज़ किया बेसिक डाई को। अब आपको समझ में आया कि फ्लेमिंग ने बेसिक डाई को यूज़ क्यों किया था। अब आगे आता है कि अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए को हम आपको बताते हैं। देखिए, अब कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए जो आपने रील देखी होगी, रील जिसमें धागे लिपटे हुए होते हैं, तो अगर हम रील को बिखेर दें तो उसको समेटने की तो ज़रूरत होगी। उसी प्रकार डीएनए भी धागे नुमा होता है। डीएनए का मतलब ही क्रोमैटिन ही धागे नुमा होता है। अब उसे पैक करने के लिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए तो ज़रूरी है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए होता कैसे है, तो देखिए यहाँ पे डीएनए बना है, आपको दिखाई दे रहा है डीएनए। और डीएनए को देखिए यहाँ पे प्रोटीन होता है H2A, H2B, H3 और H4। इस प्रोटीन को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, इसे हम हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं। क्या डीएनए है और ये किससे पैक होगा, देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज है और इस पे प्लस चार्ज होता है, तभी तो दोनों कंबाइन कर पाएंगे आपस में, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। H2A, H2B, H3 और H4, ये आप चार नेम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है, आगे बढ़ता है और इसका रैपिंग हो जाता है। अब देखिए हम आपको अलग से कॉपी लेके समझाते हैं कि किस प्रकार ये रैप्ड हुआ है। देखिए हम आपको बताते हैं, क्या हमने बताया आपको, पहले डीएनए होता है, इस प्रकार से डीएनए जिस पे माइनस चार्ज होता है, और इसी डीएनए में नाइट्रोजनी बेस भी होते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से नाइट्रोजनी बेस लगे होते हैं इसमें। अब देखिए इसकी रैपिंग होती कैसे है, यहाँ पे बना लीजिए हिस्टोन प्रोटीन इस प्रकार से 4, उसके बाद H2A, H2B, H3 और H4, इस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। अब देखिए इसका रैपिंग किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाया, देखिए आप इससे मैच कीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बना के दिखाते हैं, इस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार से हुआ। इसके अंदर हम डाल देंगे क्या, हिस्टोन प्रोटीन को, 4 सबके अंदर डाल दो। डाल दिया आपने। अब देखिए होगा क्या, अब देखिए जो क्रोमैटिन था इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल इस प्रकार से धागे नुमा स्ट्रक्चर, देखिए आ गया ना। और इस प्रकार से ये लगा रहता है, ये भी प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को कहते हैं H1 हिस्टोन। देखिए यहाँ पे लिखा भी है H1 हिस्टोन, H1 हिस्टोन। अब देखिए ये इस प्रकार से इसको कोई सहारा देने वाला नहीं है, नहीं ऐसे बिखर जाएगा ये। तो एक और प्रोटीन हम लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। देखिए इस प्रकार से हम इसका रैपिंग हो गया है। अब इस पर क्या लगा रहे हैं हम, सहारा देने के लिए, इसे कि ये गिर ना जाए, इस पर हम एक और प्रोटीन लगा रहे हैं जिसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। इस प्रकार से लगा होता है स्कैफोल्डिंग प्रोटीन, जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। नाम याद हो गया आपको, प्रोटीन हो गया। देखिए H2A, H2B, H3 और H4 ये हिस्टोन प्रोटीन है। इसके आगे ये रैपिंग होते हैं, देखिए इस प्रकार से ये रैप्ड हो गए। अब इसको सहारा देने के लिए इसका फोल्डिंग प्रोटीन को हमने लगाया है, ये यहाँ पे देखिए H1 हिस्टोन है। अब आगे आपको बताते हैं, समझ में आ गया आपको। अब हटाते हैं इसको, हम आपको बताते हैं। देखिए डीएनए था, ये हिस्टोन प्रोटीन था जिसमें H2A, H2B, H3 और H4 ये हिस्टोन प्रोटीन है जिसे हम हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं। इसका जो रैपिंग हो गया देखिए इस प्रकार से सब में लगा है एक एक, जिसे हम कहते हैं H1 हिस्टोन कहते हैं। अब इसे सहारा देने के लिए इसके फोल्डिंग प्रोटीन को हमने बताया, इसके फोल्डिंग प्रोटीन नेम लर्न कर लीजिए आप, इसके फोल्डिंग प्रोटीन देखिए इस प्रकार से लगा है। अब इस जो स्ट्रक्चर को, जो ये रैप्ड हो गया है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। देखिए हमने यहाँ पे बनाया
इस प्रकार से बनाया था, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ओके, क्या हमने बताया आपको, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। पहले क्या था, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन आया, H2A, H2B, H3, H4। हिस्टोन प्रोटीन को हिस्टोन ऑक्टामेर भी कहते हैं। उसके बाद इसका रैपिंग हुआ, इसके फोल्डिंग प्रोटीन आया, H1 हिस्टोन आया, और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, न्यूक्लियोसोम कहा। उसके आगे देखिए, जब इस प्रकार से रैप्ड हो जाता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाता है, और ये भी मॉडिफाई होकर ये बना लेता है। देखिए, क्रोमोसोम जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। इसे हमने क्या क्या, न्यूक्लियोसोम, इसे क्या कहा हमने, क्रोमोसोम। अब देखिए आगे क्या है, क्रोमोसोम से बन गया क्रोमैटिन, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर बन गया जिसे हमने क्या कहा, क्रोमैटिन। और इसी स्ट्रक्चर को किसने देखा था, फ्लेमिंग ने देखा था। कलरफुल थ्रेड को नाम दिया उन्होंने क्रोमैटिन। उससे बन गया, देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन गया जिसे हमने कहते हैं क्रोमोसोम। ये पूरा मॉडिफाई रूप है, और इस बीच वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसे हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं। सेंट्रोमियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोमियर का बहुत ही रोल होता है डीएनए में, या फिर हम कह सकते हैं क्रोमोसोम में। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर को कहते हैं काइनेटोपोर। काइनेटोपोर कहते हैं इसे। ये क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसे हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं, और ये है काइनेटोपोर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वो निर्भर करेगा सेंट्रोमियर पे। उसका सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है, इसी पे निर्भर करेगा कि क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है जिसका सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है। ये इधर का भी क्रोमोसोम बराबर है, ये इधर का भी क्रोमोसोम बराबर है, बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। बीच में बिल्कुल सेंट्रोमियर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। अब देखिए, ये जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया है, जिसे हमने क्या क्या कहा, सब सेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहा हमने, सब सेंट्रिक क्रोमोसोम। ये देखिए आप थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक। अब देखिए ये पूरा ही नीचे आ गया, बिल्कुल इस सिरे पे आ गया, तो इसे हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक। सिरे पे भी आ गया और इस सिरे पे भी आ गया, इसे हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक। क्या हमने देखा, मेटासेंट्रिक, सबसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं और उनके क्रोमोसोम के नंबर को बताया है। सबसे पहले देखते हैं कैट में। कैट में क्रोमोसोम नंबर होता है 38 होता है। देखिए डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड नहीं है। और लॉयन में होता है 38, इनमें भी 38, इनमें भी 38। और डॉग में होता है 78, देखिए कितना ज़्यादा है, इनमें 78 होता है। एलिफेंट में होता है 58, चिंपैंजी में होता है 48, ह्यूमंस में होता है 46, हॉर्स में होता है 64, पिग में होता है 38। 38 कैट, लॉयन और पिग में 38 क्रोमोसोम्स हैं। और लॉयन में तो 38 है, डॉग में 78 है, एलिफेंट में 58 है, चिंपैंजी में 48 है, ह्यूमंस में 46 है। आप ह्यूमंस का याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सभी को आप लर्न कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम्स नंबर लिखे हमने एनिमल के। ओके, सो हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छा सा टॉपिक सेल के बारे में हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।